Friends, so let's come to the second lecture of economics and the topic is fiscal policy. फिस्कल पॉलिसी का सिंपल मतलब है कि गवर्नमेंट जो हमारी पॉलिसीज़ निकालती है, जो गवर्नमेंट हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालती है, जो गवर्नमेंट हमारी स्कीम्स निकालती है, दैट कम्स अंडर द फिस्कल पॉलिसी. ओके, जो भी चीज़ें गवर्नमेंट करती हैं, फिस्कल टर्म ही जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो जितनी भी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट करती है दैट कम्स अंडर द फिस्कल पॉलिसी. एंड जितनी भी चीज़ें हमारी आरबीआई करती है दैट कम्स अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी. ओके, सो हम इसमें गवर्नमेंट की चीज़ें करी हुई, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं हम वो पढ़ेंगे. तो फिस्कल पॉलिसी में सबसे पहला टॉपिक है स्टेट फाइनेंसेस. स्टेट फाइनेंसेस की अगर बात करें तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका टाइटल है स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2023-24 और थीम जो है रिपोर्ट का वो है रेवेन्यू डायनेमिक्स फिस्कल कैपेसिटी ऑफ द इंडियन स्टेट्स. ठीक है, तो ये स्टेट फाइनेंस के बारे में बताते हैं और जितना भी स्टडी है बजट का वो करते हैं. अब सबसे पहले की फाइंडिंग्स की अगर बात करें तो कैपिटल आउटले, मतलब जितना भी कैपिटल हमारा आउटले है उसका बजट जो है वो इंक्रीज़ करके 42.6% किया है 2023-24 में टू 22.9% ऑफ जीडीपी. डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो डिक्लाइन हुआ है, वो हमारा कम हुआ है. डेट टू जीडीपी रेशियो मतलब होता है जितना भी हमारे कंट्री का डेट है, गवर्नमेंट का डेट है अपॉन जीडीपी. जीडीपी आपने पढ़ लिया, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड जीडीपी. तो डेट टू जीडीपी रेशियो वो हमारा कम हुआ है, मतलब गवर्नमेंट हमारा डेट जो है वो कम कर रही है. गवर्नमेंट जो है जीडीपी कंट्रोल कर रही है, प्लस हमारा डेट भी जो गवर्नमेंट का डेट है वो भी कम हो रहा है. अब स्टेट कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का रेशियो भी डिक्लाइन हुआ है. ठीक है, जिसके कारण किसके कारण, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कारण और रेवेन्यू कलेक्शन के कारण. अब टैक्स बेयोंसी जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंप्लीमेंट होने के कारण इंक्रीज हुआ है. टैक्स बेयोंसी का सिंपल मतलब होता है जितना भी टैक्स रेवेन्यू है टू जितना टैक्स रेवेन्यू का रेशियो अपॉन नेशनल इनकम. ठीक है, तो रिस्पॉन्सिवनेस रिफर्स टू रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट टू चेंजेस इन नेशनल इनकम. तो टैक्स बेयोंसी मतलब हमारा बड़ा है क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जब से लागू हुआ है तो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है. ठीक है, सारे सेक्टर्स से, इसलिए हमारी टैक्स बेयोंसी हमारी इंक्रीज़ हुई है, मतलब रेवेन्यू जो है टैक्स से आने वाला वो इंक्रीज़ हुआ है. अब नेशनल इनकम आपको पता है, नेशनल इनकम अगर बात करें कंट्री की तो नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है फैक्टर कॉस्ट वो होता है हमारा नेशनल इनकम. और नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन. व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन वियर एंड टीयर किसी भी मशीन्स का या फिर किसी भी चीज़ों का, तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. अब टैक्स बेयोंसी अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो सिग्निफाइज करता है कि जितना भी टैक्स रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट के पास आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है देन द ग्रोथ इन नेशनल इनकम. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द की फाइंडिंग्स. नाउ लेट्स कम टू एनके सिंह कमिटी ने हमारे स्टेट फाइनेंसेस के लिए क्या रिकमेंड किया है. तो डेट टू जीडीपी रेशियो जो है सेंटर और स्टेट का वो 60% होना चाहिए बाय 2023, मतलब उसको कम करना है, 60% तक करना है, जिसमें से 40% सेंटर का होगा, 20% स्टेट का होगा. कमिटी ने एक एस्केप क्लॉज भी बनाया है कि आप 60% अगर नहीं कर रहे हो तो एस्केप क्लॉज आपको बताना पड़ेगा. एस्केप क्लॉज होना चाहिए सच एज नेशनल सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक्ट ऑफ वॉर होना चाहिए, नेशनल कैलेमिटीज़ होनी चाहिए. तो इसके कारण जो है फिस्कल टारगेट्स जो है स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में आप और बढ़ा सकते हो, बट जनरली अगर बात करें तो एनके सिंह कमिटी ने बोला है कि 60% होना चाहिए बाय 2023. नाउ लेट्स कम टू स्टेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारे बहुत सालों तक चलते हैं दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अप्रूव किया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, जिसमें से रुपीज़ 56,415 करोड़ रुपीज़ इन 16 स्टेट अंडर द स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-2024 ये बजट में किया गया है. तो इस स्कीम के अंदर जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है 16 स्टेट्स में की जाएंगी. अब स्कीम्स के बारे में अगर बात करें तो ये स्कीम जो है पहली बार इंस्टीट्यूट की गई थी 2020-21 में कोविड-19 के पैंडेमिक के टाइम पे. और इसका यही सिंपल मतलब है कि जो भी कैपिटल है, स्पेंडिंग है, उसको बूस्ट करना है स्टेट्स के द्वारा और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमको बढ़ाना है. असिस्टेंस की बात करें तो 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा स्टेट्स को. ओवरऑल सम जो होगा 1.3 लाख करोड़ होना चाहिए.
पार्ट्स की अगर बात करें तो इसमें टोटल 8 पार्ट्स है। पार्ट 1 जो है जहाँ पे जनरल एलोकेशन किया जाएगा और वहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एलोकेशन किया जाएगा मनी का, दैट मीन्स 1 लाख करोड़। अदर पार्ट्स में या तो रिफॉर्म से लिंक होगा या सेक्टर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो हम पार्ट देख लेते हैं। तो पार्ट 2 जो है इंसेंटिवाइज फॉर स्क्रैपिंग ओल्ड व्हीकल्स, जो ओल्ड व्हीकल्स है उनको स्क्रैप करना है। पार्ट 3 में अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स है। पार्ट 4 में फाइनेंसिंग रिफॉर्म्स है इन अर्बन लोकल बॉडीज। पार्ट 5 में हाउस फॉर पुलिस पर्सनल विद इन द पुलिस स्टेशन एरिया। पार्ट 6 में कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिटी मॉल्स टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। पार्ट 7 में चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट लाइब्रेरीज एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड पार्ट 8 में इंसेंटिव फॉर इम्प्लीमेंटिंग टाइमली रिलीज ऑफ CS मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स फंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट to vendors and the beneficiaries. So this is all about this scheme and parts. अब ये अमाउंट जो है पार्ट 1 के अंदर वो स्टेट को उस हिसाब से एलोकेट किया जाएगा जिस हिसाब से हमारी 15th फाइनेंस कमीशन जो है रिकमेंड करती है इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। जितना भी शेयर जो है स्टेट का सेंट्रल टैक्सेस और ड्यूटीज़ में रहेगा उसी हिसाब से जो है आपको एलोकेट किए जाएंगे फंड अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन। अब ट्रेंड्स देख लेते हैं जो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है स्टेट का। कैपेक्स मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपेक्स ग्रोथ जो है वो हमारी सेम है फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपेयर टू विथ 29% ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2। अब एक्सपेंडिचर जो है स्टेट्स का वो सब्सिडीज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये एक पार्ट है गवर्नमेंट स्पेंडिंग का जो हमारे एसेट्स के क्रिएशन के लिए जाता है, लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, रोड्स, डैम्स, रेलवेज। तो ये सब जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। अब कैपेक्स के टारगेट की अगर बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्टडी के हिसाब से 25 स्टेट्स जो है उन्होंने अपना टारगेट 76% ऑफ देयर कैपेक्स टारगेट अचीव कर लिया है। और कैपिटल आउटले टू GDP रेशियो की अगर बात करें तो जो भी कैपिटल आउटले और GDP रेशियो है वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो इम्प्रूव हुआ है फ्रॉम 2.3% इन 2021-22 टू 2.9% इन 2022-23। सो दिस इज द ट्रेंड कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारे स्टेट्स लगाते हैं। नेक्स्ट, सेंटर क्या क्या सपोर्ट करती है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने के लिए। तो पहला, सेंटर अर्ली रिलीज़ करती है, बहुत जल्दी फंड्स को रिलीज़ करती है। फॉर एग्जांपल टैक्स डिवॉल्यूशन जो होता है स्टेट्स के लिए सेंटर के द्वारा जाता है वो बहुत अर्ली होता है, ठीक है, जो कि हमको हेल्प करता है स्टेट्स को कि अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको देख सकें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया है स्टेट्स के बोरोइंग को अंडर आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टेट 293 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमें बोरोइंग पावर्स जो है स्टेट और सेंटर की उसके बारे में बताते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रेगुलेट किया है बोरोइंग्स पावर्स और सेंटर ने बोरोइंग नॉर्म्स जो है वो टाइटन किए हैं फॉर द स्टेट जो ऑफ बजट लाइबिलिटीज एज अ पार्ट ऑफ स्टेट्स एनुअल नेट बोरोइंग सीलिंग। मतलब अगर एनुअल नेट बोरोइंग सीलिंग जो है अगर स्टेट ख़त्म कर रहा है तो उसके बाद जो है आपको ज़्यादा जो है बोरोइंग करने की पावर नहीं देता है सेंटर, बिकॉज सेंटर के पास अथॉरिटी होती है कि सेंटर जो है मना कर सकते हैं बोरोइंग के लिए, ठीक है। अब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स भी ये जो है ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर लिंक्ड इंसेंटिव है जो कि प्रोवाइड किया जाएगा टू 14 की सेक्टर्स को। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेंटर जो हमारे स्टेट्स को सपोर्ट करती है रिलेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो आई थिंक आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आ गया होगा। स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम भी। नेक्स्ट आते हैं पब्लिक डेट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बार क्वेश्चन आ चुका है PT3 इससे पब्लिक डेट से हमारा, ठीक है। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी एनुअल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट में हाईलाइट किया है कि इंडिया का पब्लिक डेट टू GDP रेशियो जो है एट द जनरल गवर्नमेंट लेवल वो इंक्रीज हो गया है फ्रॉम 81% इन 2005-06 से 84% हुआ है 2021-22 में, बट अभी फिर से 81% हुआ है 2022-23 में। अब मोर पब्लिक डेट अब सबसे पहले देख लेते हैं। पब्लिक डेट के अंदर 2 टाइप के डेट आते हैं, एक इंटरनल डेट आता है, एक एक्सटर्नल डेट आता है। इंटरनल डेट जो हमारे मार्केट से ही गवर्नमेंट लेती है, इंटरनल डेट जो हमारे कंट्री के अंदर डेट है, अंदर से लेती है गवर्नमेंट हमारे पैसे, तो उसको हम इंटरनल डेट बोलते हैं। एक्सटर्नल डेट जब हमारी कंट्री किसी और कंट्री से लेती है, किसी और कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन
से लेती है या फिर बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लेती है तो वो हमारे एक्सटर्नल डेट में काउंट होते हैं। अब इंटरनल डेट की बात करें तो इसमें दो टाइप की सिक्योरिटीज़ आती है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में हमारे जीसेक आते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आती हैं, टी बिल्स एंड कैश मैनेजमेंट बिल्स आते हैं। नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इंटरमीडिएट टी बिल्स सिक्योरिटीज़ आती है, स्मॉल सेविंग स्कीम, ये सारी आती है। ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ मतलब मार्केट से आप पैसा उठा रहे हो और मार्केट में आप जीसेक दे रहे हो और पैसा ले रहे हो। नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ मतलब आप स्मॉल सेविंग स्कीम्स वगैरह में लगा रहे हो तो वो नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में आती हैं। अब एक्सटर्नल डेट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल डेट जो है वो हमारी मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं वहाँ से होता है, जैसे कि IBRD हो गई, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गई, तो ये सारी चीज़ों से हमारा एक्सटर्नल डेट आता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पब्लिक डेट। अब मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात करें तो अंडर आर्टिकल 4 ऑफ IMF आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट, IMF ने बोला है कि आप बायलैटरली डिस्कशन करिए विद द मेंबर्स यूजुअली एवरी ईयर। और रिपोर्ट ने सजेस्ट किया कि इंडिया का ग्रोथ जो है वो स्ट्रॉन्ग है अभी भी, सपोर्टेड बाय मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब व्हाट इज़ पब्लिक डेट? पब्लिक डेट जो गवर्नमेंट का डेट है, जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है, मतलब गवर्नमेंट ने लोन लिया और गवर्नमेंट को पे करना है तो वो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी होगी। तो पब्लिक डेट डिनोट्स लायबिलिटी पेबल बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, विच इज कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपको पे करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 292 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब करंट स्टेटस पब्लिक डेट की इंडिया में अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिक डेट 57.1% है GDP का मार्च 2023 के एंड में। जनरल गवर्नमेंट डेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हमारी यूटीज जहाँ पे लेजिस्लेचर है उनका डेट जो है 81% है GDP का। और इंटरनल डेट मतलब जो हमारा मार्केट, जो हमारे यहाँ से लिया है इंडिया से ही जो डेट है, तो इंटरनल डेट जो है 94.6% पब्लिक डेट का कॉन्स्टिट्यूट करता है एंड मार्च 2022 में। अब रीजन एंड इम्प्लीकेशन ऑफ हाई पब्लिक डेट, अगर हमारा पब्लिक डेट मतलब गवर्नमेंट की लाइबिलिटी ज़्यादा है, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया तो उसको पे करना है, तो सबसे पहले व्हाट आर द रीजंस ऑफ हायर पब्लिक डेट बढ़ने के रीजंस क्या होते हैं? सबसे पहले फिजिकल स्टिमुलाई, बिकॉज कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर खर्च किया जिसके कारण डेट उनको लेना पड़ा और डेट जो है बढ़ गया तो पब्लिक डेट भी बढ़ गया। फिर दूसरी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं जो गवर्नमेंट, तो उसमें के कारण भी डेट बढ़ता है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाते हैं उसके कारण भी बढ़ता है। और कहीं ना कहीं सर्विसिंग कॉस्ट जो है सर्विसिंग का वो भी इंक्रीज हो रहा है तो वो भी हमारा डेट इंक्रीज करता है। अब व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन? ऑब्वियसली लिमिटेड फिजिकल रिसोर्सेज हो जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट जो है मोस्ट ऑफ द पैसा कहीं और लगा रही है, तो रिसोर्सेज जो है क्लाइमेट चेंज और इन सब में नहीं लगा पाएंगी। हाई इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगी, अकाउंट फॉर 5% ऑफ GDP। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरेस्ट पेमेंट क्यों बढ़ेगी? क्योंकि गवर्नमेंट जो है पैसा ले रही है मार्केट पे, तो हमको जो है ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट हमको एक्सपेंडिचर तो प्रोवाइड कर रही है पर हमारे जो बाकी सेक्टर्स हैं उनके लिए पैसा नहीं बच रहा है, तो इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा और लीडिंग टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट का सिंपल मतलब है कि अगर गवर्नमेंट ने पैसा ले लिया, लोन ले लिया बैंक से, तो बैंक के पास कम पैसा बचेगा और बैंक के पास जो प्राइवेट सेक्टर आएंगे उनको पैसा वो दे नहीं पाएंगे, तो हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो हमारे यहाँ पे इंडिया में नहीं करा जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेगा वहाँ पे किया जाएगा। तो इसलिए जो है क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी हो सकता है पब्लिक डेट इंक्रीज होने के कारण। अब वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली है ऑन एक्सटर्नल डेट, तो ये वर्ल्ड बैंक ने एक रिलीज की है रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट है इंटरनल डेट रिपोर्ट 2023। रिपोर्ट जो है एक्सटर्नल डेट जो है गवर्नमेंट का उसको एनालाइज करती है इन 122 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। अब की हाईलाइट्स की बात करें तो हिस्टोरिक राइज इन डेट तो पब्लिकली गारंटेड डेट सर्विस पेमेंट है जो कि LMICs ने लॉन्च किया था। उन्होंने बोला था कि $443.5 बिलियन है 2022 में। डेट सर्विस कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज है ड्यू टू इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट और अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट के कारण एक्सटर्नल डेट हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और इंडिया का डेट सर्विस जो है वो 2% है GNI का। क्राउडिंग आउट ऑफ प्रायोरिटीज डेट जो है कहीं ना कहीं हमारे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो हमको यहाँ से ले जा रही है, यहाँ पे नहीं करने दे रही है इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। आउटफ्लो ऑफ मनी, टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी के कारण एडवांस्ड इकोनॉमीज में इन्वेस्टर्स जो है अट्रैक्टिव रिटर्न्स US में फाउंड करते हैं और यूरोपियन बॉन्ड्स मार्केट में इंडिया में नहीं फाउंड करते। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा पब्लिक डेट।
नेक्स्ट आते हैं ऑफ बजट बोरोइंग। ऑफ बजट बोरोइंग की अगर बात करें तो सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ने रिसेंटली उन्होंने रिलीज की है रिपोर्ट ऑफ बजट बोरोइंग बाय इंडियन गवर्नमेंट। ऑफ बजट बोरोइंग का मतलब क्या होता है? ऑफ मतलब बिना बजट के, ठीक है, बोरोइंग करना। फॉर एग्जाम्पल ऑफ बजट बोरोइंग जो है इसका मतलब सिंपल है कि जितना भी बजट है, जितना भी गवर्नमेंट बोरो कर रही है वो हमारे बजट में शो नहीं हो रहा है, इवन दो बजटरी रिसोर्सेस आप यूज कर रहे हो फॉर देयर रीपेमेंट। मतलब गवर्नमेंट जो भी बाय कर रही है, जो भी खरीद रही है, जो भी डेट ले रही है, वो जो है बजट में नहीं शो कर रहा है, पर आप बजट की चीज़ों को यूज़ करके, बजट के रिसोर्सेज को यूज़ करके उसको रीपेमेंट कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे ऑफ बजट बोरोइंग। अब ऑफ बजट बोरोइंग अगर बात करें तो ये कैलकुलेट नहीं होता है फिस्कल इंडिकेटर्स में, ऑब्वियसली, क्योंकि बजट में शो नहीं हो रहा है, तो जो गवर्नमेंट की फिस्कल डेट है उसमें भी शो नहीं किया जाएगा। अब OBBs जो है वो गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं लेती, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली बाय नहीं करती, वो गवर्नमेंट जो है बहुत सारी एजेंसीज के थ्रू जो है लोन लेती है। फॉर एग्जाम्पल OBBs आर टेकन नॉट बाय गवर्नमेंट डायरेक्टली बट बाय अनदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ऑन इट्स डायरेक्शन। गवर्नमेंट जो है आपको डायरेक्शन देगी और आपको खरीदना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लोन जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लेती है फॉर पेइंग फूड सब्सिडी बिल, गवर्नमेंट नहीं लेती, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लेती। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन लोन ले रहा है और इसी कारण वो फिस्कल डेफिसिट में शो नहीं हो रहा है। याद रखिएगा OBBs जो है वो फिस्कल डेफिसिट के पार्ट में कैलकुलेट नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्यों गवर्नमेंट ये सब करती है? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट टारगेट उनको बाईपास करना है, जो FRBM एक्ट ने रखा था 2003 में। बोरोइंग लिमिट्स जो है आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको अवॉइड करना है, क्योंकि आर्टिकल क्या मैंडेट करता है कि स्टेट को कंसेंट लेना पड़ेगा सेंटर से कोई भी लोन लेने से पहले, अगर उनका आउटस्टैंडिंग लोन है सेंटर के पास और वेयर सेंटर इज़ द गारंटर। दूसरी चीज़, सेंट्रल ग्रांट्स जो है उसमें डिले ना हो, इसके लिए भी जो है गवर्नमेंट ऑफ बजट बोरोइंग पे तरफ जाती है। अब इम्प्लीकेशन क्या है ये? क्योंकि ऑब्वियसली आप बोरो तो कर ही रहे हो, तो कहीं ना कहीं हिडन लाइबिलिटीज़ तो है ही है, डेट ट्रैप तो है ही है। दूसरी चीज़, अकाउंटेबिलिटी इफेक्ट होती है एज इट जनरली स्क्रूटनाइज्ड। अब मेथड्स क्या है ऑफ बजट बोरोइंग के? नेशनल सेविंग स्कीम्स, गवर्नमेंट फुली सर्विस बॉन्ड, डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट बोरोइंग्स एटसेट्रा। तो दीज आर द ऑफ बजट बोरोइंग। नेक्स्ट आते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर बात करें तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने जनरल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, आपने अगर पढ़ा है इकोनॉमिक्स अगर आपने रिवाइज किया है तो इकोनॉमिक्स में आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिंपल मतलब आ रहा है जितना आ रहा है और जितना जा रहा है उसका अकाउंट रखना आपको, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट्स होते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स जो हमारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे लगाते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेलवेज हो गया, तो वो हमारे कैपिटल अकाउंट्स में आते हैं। करंट अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं, जो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंपोर्ट कर रहे हैं आज, कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं कुछ चीज़, तो वो हमारे किस में आते हैं? करंट अकाउंट डेफिसिट्स, करंट अकाउंट में आते हैं। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट में हमारे विजिबल्स आते हैं और इनविजिबल्स। विजिबल्स मतलब जो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, क्रूड ऑयल वगैरह हो गया, कार्स हो गए, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, ये सारे हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट विजिबल्स में आते हैं। इनविजिबल्स में सर्विसेज आती हैं, इनकम प्रोफाइल, इंटरेस्ट, डिविडेंड और ट्रांसफर, जो हम ट्रांसफर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेमिटेंसेज, डोमिनेशन, गिफ्ट, तो वो हमारे करंट अकाउंट में आते हैं। नेक्स्ट आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमारे इन्वेस्टमेंट आते हैं, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। फिर लोन आते हैं जो गवर्नमेंट, हमारे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स आते हैं जो हमारी गवर्नमेंट बाहर से लोन लेती है। बैंक अकाउंट NRIs के आते हैं। तो दीज आर कम्स अंडर द कैपिटल अकाउंट, ओके। अब करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो करंट अकाउंट सरप्लस भी हो सकता है, करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कम आ रहा है, बट जहाँ हमारा जो पैसा रहा है वो ज़्यादा जा रहा है। तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू कम आ रहा है, तो दैट उसके कारण हमारा डेफिसिट हो रहा है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट अभी फिर से बढ़ गया है, $9.2 बिलियन हो गया है फ्रॉम 1.3 बिलियन इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। लेटर ये डिक्लाइन हुआ है, बट पहले बढ़ गया
रहता। अब करंट अकाउंट डेफिसिट में अगर बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, जो कि हम पहले भी बता दिए हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन गुड्स एंड सर्विसेज में कर रहे हैं, एसेट्स में कर रहे हैं बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। करंट अकाउंट जो है एक अकाउंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को और ट्रांसफ़र पेमेंट को जो है कंट्री का उसको रिकॉर्ड करता है। ट्रांसफ़र पेमेंट वो है जो कोई भी रेसिडेंट रिसीव करते हैं फॉर फ्री, ठीक है, जिसके लिए उनको पैसा नहीं देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल गिफ्ट्स वगैरह, सब्सिडीज़ हो गई, तो ये सारे हमारे ट्रांसफ़र पेमेंट्स में आते हैं। फिर कैपिटल अकाउंट जितने भी इंटरनेशनल परचेसेस हैं, एसेट सेल कर रहे हैं, मनी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये सारे हमारे कैपिटल अकाउंट में आते हैं। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट कम टू व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इंक्रीज्ड करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है, हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। सर्विस रिसिप्ट्स डिक्लाइन, मतलब नेट सर्विस जो है वो हमारी डिक्रीज़ हो रही है, हम सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं जिसके लिए हमको पैसा मिले, हम दूसरों से सर्विस ज़्यादा ले रहे हैं। ग्लोबल फैक्टर्स के कारण भी, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ जो है स्लो हो रही है, तो इंडिया का एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सर्विसेज जो है, रेमिटेंसेज जो है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। राइजिंग ऑयल प्राइसेस, ऑब्वियसली ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम जितना भी ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए हमको पैसे ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं, इसके कारण। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन, तो नेट एफडीआई जो है डिक्लाइन हुआ है फाइनेंशियल अकाउंट, और कहीं ना कहीं ओवरऑल बैलेंस को इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द पोटेंशियल थ्रेट्स फ्रॉम इंक्रीजिंग सीएडी। तो दीज आर द रीजन क्यों हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने के कारण क्या क्या हो रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है कहीं ना कहीं कम हो रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जो है वो पुल आउट कर रहे हैं हमारे मार्केट से। एक्सचेंज रेट हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है, हाई करंट अकाउंट डेफिसिट के कारण। लॉन्ग टर्म जो है हमारी करेंसी की जो है करेंसी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो लोग हमारी करेंसी पे ज़्यादा बिलीव नहीं करेंगे। इन्फ्लेशन जो है ऑब्वियसली प्राइस इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लीडिंग टू फर्दर रिडक्शन इन डोमेस्टिक सेविंग, और लोअर इन्वेस्टमेंट होगा, और फॉरेन बोरोइंग टू फंड ग्रोथ नीड्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा पोटेंशियल थ्रेट्स फॉर इंक्रीजिंग। और पेमेंट इम्बैलेंस, ऑब्वियसली दिस लीड टू बीओपी क्राइसिस, जो कि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जो रिसेंट श्रीलंका क्राइसिस हुआ था, वो बिकॉज ऑफ बीओपी की वजह से हुआ था। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंक्रीजिंग थ्रेट फ्रॉम द करंट अकाउंट डेफिसिट। आई होप आपको करंट अकाउंट डेफिसिट समझ में आ गया, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ इट। नेक्स्ट आते हैं डेटेड सिक्योरिटीज। तो सेंटर ने अभी 6.55 ट्रिलियन जो है मार्केट से बोरो किया है ऑन फाइनेंशियल ईयर में, और ये मार्केट बोरोइंग जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के फिजिकल डेफिसिट को बजट करेगी ऑफ 5.9% ऑफ जीडीपी। अब व्हाट आर G-SECs? तो G-SECs अभी हमने पढ़ा, पब्लिक डेट दो टाइप के होते हैं, इंटरनल डेट एंड एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट में दो टाइप्स होते हैं, मार्केटेबल और नॉन मार्केटेबल। मार्केटेबल डेट्स में हमने पढ़ा G-SEC, ठीक है। तो G-SEC की अगर बात करें तो दीज आर कॉल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और ये एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है गवर्नमेंट के डेट को कम करने के लिए। अब G-SECs जो है वो पर्टिकुलरली कोई भी डिफॉल्ट कैरी नहीं करते, बिकॉज ऑब्वियसली रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनको रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता कि ये डिफॉल्ट हो जाएंगे। डेटेड G-SECs जो है ये सिक्योरिटी है जहाँ पे फिक्स्ड और फ्लोटिंग कूपन रेट्स जो कि फेस वैल्यू पे किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप G-SEC इशू करते हो तो उसकी कुछ फेस वैल्यू होती है, और मैच्योरिटी पे आपको फेस वैल्यू ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इस बॉन्ड की वैल्यू कम हो गई तो आपको कम पैसे में मिलेगा, सेम प्राइस में मिलेगा। इसीलिए जो है G-SEC जो है रिस्क, नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है। जनरली टेन्योर जो है डेटेड सिक्योरिटीज़ का वो 5 से 40 साल तक रहता है। अब व्हाट आर द अदर टाइप्स ऑफ G-SEC? तो सबसे पहला है ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स। ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है इन 3 टेन्योर्स, 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए, 364 डेज के लिए। और ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज़ हैं जहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता, और ये डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं और फेस वैल्यू पे रिडीम किए जाते हैं। फिर आते हैं कैश मैनेजमेंट बिल। ये सिमिलर है टी बिल्स के जैसे, बट मैच्योरिटी इनकी लेस देन 91 डेज होती है। फिर स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आते हैं, ये भी डेटेड सिक्योरिटी है जो नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट ऑक्शंस के थ्रू इशू करती है, सिमिलर टू डेटेड G-SEC। अब कैसे हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की जाती है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मैकेनिज्म यही है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑक्शन के थ्रू इशू की जाती है, और ऑक्शन कौन कंडक्ट करता है? हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है अपने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ई-कुबेर में। अब इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन से करते हैं, कौन कौन G-SEC खरीद सकता है? तो कमर्शियल बैंक हो गए, शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी डीलर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, प्रोविडेंट फंड जो अपना फंड अकाउंट मेंटेन करते हैं, और सिक्योरिटीज अकाउंट विथ RBI
आर मेंबर ऑफ ई-कुबेर एंड टेक पार्ट इन ऑक्शन। तो ये सारे बैंक्स जो है ऑक्शन में पार्ट ले सकते हैं। फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेट भी अलाउ है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जीसेक मार्केट में। दिस इज डन विद इन क्वांटिटेटिव लिमिट में ही कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो हमारे शेड्यूल बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स और स्पेसिफाइड स्टॉक एक्सचेंज प्रिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो ऑक्शन के थ्रू जो है आपको जीसेक खरीदना पड़ेगा और जो जितना ऑक्शन लगाएगा उसके हिसाब से मिलेगा। अब आरबीआई जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन भी कंडक्ट करती है कि सेल और परचेस ऑफ जीसेक। तो कब सेल करती है? जब लिक्विडिटी हमारे मार्केट में बढ़ गई है तो गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, जीसेक को देती है और मार्केट से लिक्विडिटी अब्जॉर्ब करती है। और अगर लिक्विडिटी हमारे मार्केट में कम है तो वो क्या करती है, जीसेक लेती है और लिक्विडिटी फंड जो है बैंक्स को देती है। तो दिस इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, टू एडजस्ट द रुपी लिक्विडिटी कंडीशन इन मार्केट ऑन ड्यूरेबल बेसिस। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद जीसेक। क्या क्या रिस्क है? तो सबसे पहला मार्केट रिस्क की बात करें, ये कब आता है? जब हमारा मूवमेंट जो है प्राइस का वो बहुत डिफरेंट हो जाता है सिक्योरिटीज़ में ड्यू टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। फिर री इन्वेस्टमेंट रिस्क की बात करें, ये एक रिस्क है जहाँ पे फ्यूचर प्रोसीड्स लाइक कूपन पेमेंट हो गए, डेट प्रिंसिपल हो गए, उसको री इन्वेस्ट करना पड़ता है एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू द ओरिजिनल रेट। लिक्विडिटी रिस्क की बात करें तो यहाँ पे इनएबिलिटी है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो सेल कर देंगे अपनी होल्डिंग ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बायर्स फॉर द सिक्योरिटीज। तो दीज आर द रिस्क एसोसिएटेड विद डेटेड सिक्योरिटीज। ओके, आई होप आपको जीसेक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कम टू बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड हमने बहुत बार पढ़ लिया है, पीटी 365 में पिछली बार भी पढ़ा था। तो बॉन्ड यील्ड का सिंपल मतलब, बॉन्ड यील्ड पढ़ने से पहले हम ये देख लें कि आरबीआई ने अभी डिसीजन लिया फॉर ओपन मार्केट ऑपरेशन कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को वो सेल करेंगे और हमारी बॉन्ड यील्ड को जो है बढ़ाएंगे। तो बॉन्ड यील्ड जो है, बॉन्ड यील्ड का सिंपल मतलब होता है कि जितना भी इन्वेस्टर रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं एक साल में ओवर इट्स टर्म ऑफ मैच्योरिटी। मान लीजिए उन्होंने कोई बॉन्ड इशू किया तो जितना भी रिटर्न वो एक्सपेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड बॉन्ड यील्ड, ठीक है। तो यील्ड जो है कॉमनली रिफर्ड टू एज एन इंटरेस्ट रेट और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग टू एन इशूअर। तो यील्ड हमेशा, जो बॉन्ड यील्ड है वो हमेशा बॉन्ड प्राइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा बॉन्ड यील्ड कम होगा। ओके, सो दिस इज द डायग्राम। बॉन्ड प्राइस बढ़ रहा है तो बॉन्ड यील्ड कम हो रहा है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है तो बॉन्ड प्राइस कम हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट बॉन्ड यील्ड। नेक्स्ट आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जीएसटी आप तो पढ़ ही रहे हैं, कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू जीएसटी अमेंड किया गया है आप मुझे उसमें मैसेज में लिख के बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो 50th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है जहाँ पे जीएसटी जो है 28% लगा दिया गया है ऑन ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग एंड कसिनोज। की हाइलाइट्स की बात करें तो टैक्स रेट की अगर बात करें तो 28% टैक्स जो है अप्लाई किया गया है ऑन इनिशियल अमाउंट, अगर एंट्री पे आपको पे करना पड़ेगा, नॉट ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ ईच बेट प्लेस्ड। ये जो है बोथ स्किल और चांस गेम जो है दोनों को कवर करते हैं। टीडीएस जो है 30% डिडक्ट किया जाएगा फ्रॉम द विनिंग इन बोथ गेम्स टाइप्स। टैक्स ऑन ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स की अगर बात करें तो जो भी कंपनीज रजिस्टर कर रही हैं अपने आप को विद जीएसटी अथॉरिटीज़ उनको और वो पे कर रही हैं टैक्स टू ऑफर देयर सर्विसेज टू इंडियन गेमर्स, तो अमेंडमेंट जो है इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट में किया गया है कि इस लॉ को भी एनफोर्स किया जाए। अब टाइप्स ऑफ ऑनलाइन गेम्स की बात करें तो गेम ऑफ स्किल की अगर बात करें तो गेम ऑफ स्किल का मतलब क्या होता है कि गेम जहाँ पे आउटकम जो है वो डिपेंड करे प्लेयर्स की एक्सपर्टीज पे, प्रैक्टिस पे, एक्सपीरियंस पे, चांस पे नहीं। गेम ऑफ चांस की अगर बात करें तो वो गेम जिसमें आउटकम डिपेंड करे बाय रैंडमाइज्ड इवेंट्स बट एक्सपर्टीज वगैरह पे ना डिपेंड करे, तो दीज आर कॉल्ड गेम ऑफ चांस। नेक्स्ट आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑब्वियसली इंडिया का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स है, सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स लॉ है और ये मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो कि हर वैल्यू एडिशन पे लगता है, हर स्टेज पे लगता है। ये जो है 1 जुलाई 2017 में आया बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस किया गया सच एज एक्साइज ड्यूटी, वैट, मतलब बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया गया सच एज एक्साइज ड्यूटी, वैट एंड सर्विस टैक्स। और आइडिया जो है नेशन वाइड जीएसटी का पहली बार केलकर टास्क फोर्स ने दिया था 2000 में। फिर प्रतिदिन एक वेब बेस्ड डेली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, जीएसटी का ही है, जहाँ जो कि इस्टेब्लिश किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने। अब व्हाट इज़ द जीएसटी स्ट्रक्चर? तो जीएसटी स्ट्रक्चर में 3 स्ट्रक्चर है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड इंटर स्टेट जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और वो शेयर होता है, रेवेन्यू जो है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में शेयर होता है। स्टेट जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और रेवेन्यू जो है सेंट्रल और स्टेट के बीच में शेयर होता है।
इंटर स्टेट जीएसटी जो है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती हैं, और सेंटर जो है वो आईजीएसटी का रेवेन्यू उस स्टेट के साथ शेयर करती है जहाँ पे हमारा गुड्स जो है डेस्टिनेट मतलब जहाँ पहुँचा है, तो उसको हम जहाँ पे गया है हमारा गुड्स उनके साथ शेयर करती है। ओके, नाउ नीड फॉर जीएसटी, क्या ज़रूरत थी? ऑब्वियसली सिंगल नेशनल मार्केट चाहिए था। बहुत सारे टैक्सेस को हम गिनते गिनते थक गए, तो हमको कोई कंसोलिडेटेड मेथड चाहिए था टैक्स कलेक्ट करने का। टैक्सेशन रिजीम को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है तो इजी करना था। टैक्स कैस्केडिंग को हटाना था। इनकॉर्पोरेट करना था न्यू टेक्नोलॉजीज जो हमारे कंट्रीज़ में आ रही हैं। एज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाता और कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज करना था। अब आते हैं व्हाट आर द बॉडीज़ जो हमारी जीएसटी के अंदर इस्टेब्लिश की गई हैं। तो पहली है जीएसटीएन नेटवर्क, ठीक है। तो जीएसटी नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क, ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि आईटी बैकबोन प्रोवाइड करती है हमारे जीएसटी सिस्टम को बाय इंक्लूडिंग टैक्स पेयर्स, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, टैक्स पेमेंट। और जीएसटीएन जो है अभी पूरी तरह गवर्नमेंट कंपनी में कन्वर्ट हो गया है, मतलब 100% शेयर होल्डिंग जो है गवर्नमेंट की है। अब आते हैं जीएसटी एपिलिएट ट्राइब्यूनल। जीएसटी एपिलिएट ट्राइब्यूनल स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द सेंट्रल जीएसटी एक्ट। ये एक फॉरम है जो जब सेकेंड अपील आप करते हो तो जीएसटी एपिलिएट ट्राइब्यूनल में जाती है। फर्स्ट कॉमन फॉरम जो है वो डिस्प्यूट का सेंटर और स्टेट दोनों खुद ही सॉल्व करते हैं, और इट इज़ मैंडेटेड टू हियर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाई एपिलिएट अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी। अब कुछ चेंजेस 2023 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो पहला, चेंज इन क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ जीएसटी एपिलिएट ट्राइब्यूनल। तो जो भी एडवोकेट एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस हो तो वो जुडिशियल मेंबर की तरह अपॉइंट हो सकता है, और दे मस्ट बी सब्सटेंशियल एक्सपीरियंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन। मिनिमम एज जो है फॉर मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ जीएसटी मतलब जीएसटी एपिलिएट ट्राइब्यूनल विल बी 50 ईयर्स, और अभी एज लिमिट इंक्रीज करके प्रेसिडेंट की 67 to 70 कर दिया और मेंबर की 65 to 67 ईयर्स कर दिए। फिर आते हैं जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल की अगर बात करें तो जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 279A के अंदर बनी है, और इस जीएसटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो चेयरपर्सन कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जीएसटी काउंसिल जो है स्टेब्लिश किसने किया है? प्रेसिडेंट ने एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 279A। चेयरपर्सन इसके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। चेयरपर्सन कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है। मेंबर्स यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। डिसीजन मेकिंग पावर की बात करें तो 3/4 ऑफ द मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग करेंगे तो डिसीजन हो जाएगा। सेंटर का जो शेयर है वो 33% है ऑफ वोट कास्ट। काउंसिल जो है वो डिसीजन ले सकती है बहुत सारे जीएसटी के एस्पेक्ट्स में, इंक्लूडिंग टैक्स रेट, एग्जेम्पशंस, रेवेन्यू शेयरिंग। तो हर चीज़ के लिए जीएसटी काउंसिल रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट जीएसटी। नेक्स्ट आते हैं वाइडनिंग टैक्स बेस। तो गवर्नमेंट ने अभी हाईलाइट किया है बहुत सारे ट्रैकिंग फीचर्स कि टैक्स बेस अगर वाइडन हो रहा है उसको हम कैसे हेल्प करें। तो स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, तो सबसे पहला क्रॉस सीडिंग ऑफ पैन विद बैंक अकाउंट्स एंड आधार, जो कि गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे कि सारे जितने भी ट्रांजेक्शन और फॉर्मल ट्रांजेक्शन है बैंक्स के थ्रू उसको आप ट्रैक करिए। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू TDS कोड, ट्रैक डिडक्शन कोड्स जो है न्यू किए हैं फ्रॉम 36 to 65 कोड्स, जहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन जो है रिपोर्ट इंक्रीज होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डेटा सोर्सेज इन स्टेटमेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सच एज डिविडेंड, इंटरेस्ट एटसेट्रा। अब व्हाट आर द करंट सिनेरियो ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो की अगर बात करें तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो का सिंपल मतलब होता है जितना टैक्स रेवेन्यू एज कंपेयर टू नेशनल इनकम, ठीक है, कितना कंट्रीज का जीडीपी है। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो 11.1% है इन फाइनेंशियल ईयर 2023, जहाँ पे डायरेक्ट टैक्स का शेयर 6% है और इनडायरेक्ट का 5.1%। तो याद रखिएगा इनडायरेक्ट टैक्स का शेयर जो है डायरेक्ट टैक्स से कम है। ये जो है टैक्स टू जीडीपी रेशियो ये कहीं ना कहीं कंट्री को हेल्प करता है, कंट्री की कैपेसिटी को मेजर करता है कि कितना कंट्री अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है विद द साइज ऑफ जितना उनके साइज है इकोनॉमी का, मतलब जीडीपी का कितना साइज है, जीडीपी कितना है उसके हिसाब से कितना टैक्स रेवेन्यू हमारी कंट्री जनरेट कर रही है। अब डिक्रीज अगर हो रहा है टैक्स टू जीडीपी रेशियो, इसका मतलब है हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो हो रही है। फिर आते हैं फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो 5.3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हमारी IT रिटर्न्स फाइल करती है। कॉन्सेप्ट जो है इनकम टैक्स का वो 1860 में जेम्स विल्सन ने इंट्रोड्यूस किया था, द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। और टैक्स जो है टेम्परेरीली रिपील किया गया ड्यूरिंग 1865 to 1886 बट कंटिन्यू है।
अब की स्टैटिस्टिक्स की बात करें जो हमारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस रिलीज़ करती है, तो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है बाय 121.18%। डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो भी हमारा इंक्रीज़ हुआ है, और डायरेक्ट टैक्स बेयोंसी भी हमारा हाईएस्ट है इन लास्ट 15 ईयर्स। ठीक है, तो टैक्स बेयोंसी हमने पढ़ लिया था, जितना भी टैक्स रेवेन्यू अपॉन नेशनल इनकम। ठीक है, सो रीजंस क्यों हमारा लो टैक्स बेस है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स प्रेजेंट है, जिसके कारण हमारा टैक्स वो फाइल नहीं करते। ठीक है, और वो कैश में लेते हैं पैसा, इसलिए जो है ज़्यादा इनकम टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते, तो वो इसके कारण हमारा टैक्स बेस कम है। टैक्स एग्जेम्पशन हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया है फॉर नियरली 60% ऑफ द इंडियंस वहीं पर वर्क करते हैं। हाई इंसिडेंस ऑफ टैक्स लिटिगेशन, कम से कम 5 लाख केसेस जो है हमारे कंट्री के पेंडिंग है इन द कोर्ट रिलेटेड टू टैक्स, और लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज, जिसके कारण हमारा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कम है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टैक्स। नेक्स्ट आते हैं एंजल टैक्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं एंजल टैक्स में, और उन्होंने बोला है, नोटिफाई किया कि जितनी भी फॉरेन एंटिटीज़ हैं वो एग्जेम्पशन वो जो है एंजल टैक्स के अंदर टैक्स प्रोविजन से एग्जेम्प्टेड रहेंगी। अब एंजल टैक्स की अगर बात करें तो 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसका सिंपल मतलब कि जो भी हमारी अनलिस्टेड कंपनीज़ है, कुछ लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं और कुछ अनलिस्टेड कंपनीज़ होती हैं, तो जितनी भी अनलिस्टेड कंपनीज़ हैं वो कैपिटल जितना भी रेज करती हैं, जितना भी कैपिटल लगाती है, उस पे जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड एंजल टैक्स। ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने अनअकाउंटेड मनी जो है उसको हमको उसका जो यूज़ है उसको कम करना है थ्रू सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी। ठीक है, जिसमें वो फेयर मार्केट वैल्यू से हायर प्राइसेस पे वो जो है कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एंजल टैक्स। अब आते हैं ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने अभी एक ड्राफ्ट फॉर्मुलेट किया है, नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। इसमें अगर बात करें, ये ड्राफ्ट जो है ये मोर ऑन न्यूज़ की बात करें तो ये पॉलिसी कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को एनफोर्स कर रही है, जिसको इंडिया ने अडॉप्ट किया था 2016 में। अब क्या क्या की थर्स्ट एरियाज़ है हमारे जो पॉलिसी में मेंशन है। पहला, क्रिएशन ऑफ एन इंटीग्रेटेड डेटा सिस्टम, जहाँ पे डेटा को हम लिंक कर पाए और इंटरऑपरेबिलिटी एनेबल कर पाए। इनोवेशन हब फॉर पायलटिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कोर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स जैसे कि जीडीपी हो गया, प्राइस इंडाइसेस, एसडीजीज, ये जो है कोर स्टैटिस्टिक्स कहलाएंगे। अब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोर स्टैटिस्टिक्स, तो ऑब्वियसली नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए होना चाहिए, मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट की वो हर लेवल पे कलेक्ट करे और डिसेमिनेट करे, कंफर्मिंग टू प्रिस्क्राइब डेफिनेशन कॉन्सेप्ट एंड स्टैंडर्ड, टू बी अपडेटेड पीरियडिकली, अपडेट करो विद प्री डिटरमाइंड पीरियोडिसिटी, और अवेलेबल हो वेरियस डिसएग्रीगेटेड लेवल्स पे। ओके, अब व्हाट आर द प्रेजेंट स्टेटस ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल सिस्टम इंडिया का, तो मॉस्पी जो है वो नोडल एजेंसी है हमारे पूरे स्टैटिस्टिकल सिस्टम की जो हमारी कंट्री में है। डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ विथ यूटीज़ एंड स्टेट्स। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है, जो कि 2006 में बनी, वो एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल मैटर्स, और ये जो है क्रिएट हुई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ श्री रंगराजन कमीशन। जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है एज अ सब्जेक्ट वो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, एंट्री नंबर 94, और एंट्री नंबर 45 कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर भी आता है। लेजिस्लेशन की बात करें तो एक्सक्लूसिव स्टैटिस्टिकल लॉ है, जैसे कि सेंसस एक्ट हो गया 1948, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट हो गया 1969, एंड कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉस्पी ने जो हमारी ड्राफ्ट पब्लिश की है। सो दिस इज द एंड ऑफ फिस्कल पॉलिसी। आई विल स्टार्ट लेबर एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट टुमारो। Thank you so much. If you have any problem, just comment me on the comment section. Thank you.